सभी भाई लोगों को नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जीएस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है पेट एग्ज़ाम में, लगभग 50 क्वेश्चन जीएस से आ रहे हैं। तो जीएस की जो अधिकतम चीज़ें हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, राइट। तो ये जो आज का टॉपिक है हमारा, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ जो है आज हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे कि नोबेल प्राइज़ है क्या, इसका इमरजेंस कहाँ से हुआ, इसको दिया क्यों जाता है, कौन लोग इसके हकदार होते हैं, इसकी राशि कितनी होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको क्यों इनिशिएट किया गया। पूरी दुनिया में कौन सा देश है, कौन सी संस्था है जो नोबेल प्राइज़ को देती है, इन सब बारे में मेरी आपसे बातचीत होगी। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भारत में वो कौन से लोग रहे हैं जिनको नोबेल प्राप्त हुआ है, कितने ऐसे लोग रहे हैं जिनको 2-3 बार नोबेल प्राप्त हुआ है, या कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनका नॉमिनेशन तो हुआ है लेकिन वो नोबेल को प्राप्त नहीं कर पाए। तो नोबेल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ है और बहुत बड़ा सम्मान है। आप कह सकते दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है नोबेल प्राइज़, राइट। तो आज हम लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 विषय में दिया जाता है। वो 6 विषय कौन कौन से हैं, अभी बोर्ड पे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ है क्या। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो नोबेल प्राइज़ है वो स्वीडन जो देश है ना, स्वीडन देश कहाँ है। आप जब देखोगे यूरोप को, तो यूरोप के उत्तरी भाग में 3 देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। तो उसमें जो स्वीडन है वो यूरोप के बिल्कुल उत्तरी भाग में एक देश है। अगर हम थोड़ा सा मैप बना के देखें साइड में, तो जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाएं मैप का, एक मैप बनाएं हम लोग। जैसे आपको पता है कि ये आपका आयरलैंड है, ये आपका जो है पूरा का पूरा यूके है, ये इटली है आपका, और यहाँ से जो है कुछ इस तरह से आप देखोगे तो पोलैंड वगैरह, वारसा ये सब होते हुए जो यहाँ का ये लो हिस्सा है, ये कुछ इस तरह यूरोप है। और यूरोप के उत्तरी भाग में यहाँ पर आप देखोगे तो नॉर्वे है, एक देश है स्वीडन, और एक देश यहाँ पर फिनलैंड है। तो स्वीडन ये एक राष्ट्र है। यहाँ पर आप देखोगे तो डेनमार्क यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे ऐसा है कुछ डेनमार्क। तो जो ये यूरोप है ना, तो यूरोप के बिल्कुल उत्तरी भाग में जो है यहाँ पर है आपका कौन, स्वीडन, राइट। तो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा जो है आपको दिखाई दे रहा होगा यूरोप। तो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग इन्हीं बातों को अपनी क्लास में देखेंगे गाइस, राइट। तो आज जो हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज के बारे में, देखो जो नोबेल प्राइज है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है और ये किसी भी विषय में, इन द सेंस कि 6 विषय में जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, दुनिया का जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में, तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम कर रहा है, यानी कि जो दुनिया में सबसे आगे है प्रेजेंट टाइम में, जो फिजिक्स की खोज में दुनिया में सबसे आगे है। शांति की बात करें तो वो व्यक्ति या संस्था जो दुनिया में आज सबसे ज्यादा शांति को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, उसको शांति का दिया जाएगा। जैसे आप देखोगे तो मेडिसिन यानी कि बायो का जो है, मेडिसिन में खोज के लिए आप जो देखोगे तो उसमें देते हैं हम लोग, बायोलॉजी का देते हैं, फिजिक्स का देते हैं। आप देखोगे इसके अलावा तो जैसे अर्थशास्त्र का नोबेल देते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो एक व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है या सबसे उन्नत कार्य कर रहा है, या एक ऐसा सिद्धांत दिया उसने जिससे मानवता का बहुत बड़े स्तर पर कल्याण हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप अपने जो भी डाउट्स हैं कमेंट है उनको आप नीचे देते रहो। गाइस जो इतिहास है नोबेल प्राइज का, थोड़ा उसको देखते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि भारत में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है, और हम ये देखेंगे कि 2022 का जो नोबेल प्राइज था
वो तो खैर आगे मिलेगा। 21 का नोबेल प्राइज किसको मिला था और किस विषय के लिए मिला था, उनका क्या था, उन्होंने क्या काम किया था। तो इन सब बातों को जो है अभी हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। तो राइट, थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखिए। तो जो नोबेल प्राइज है, तो ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इनके नाम पर ही जो है ये प्राइज दिया जाता है। नाम क्या है? अल्फ्रेड बर्नहार्ड और नोबेल, इनके नाम पर यह प्राइज दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1901 में की गई थी। वर्ष 1901 में की गई थी, मतलब आज से लगभग 121 साल पहले, आज से लगभग 121 साल पहले नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी। आप यहां से आगे बढ़ोगे तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। जो ये थे कौन? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे और इनका जन्म जो हुआ था 1833 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 1833 में हुआ था। ऐसे बहुत जगह लोग गलत सूचना देते हैं कि जो नोबेल थे बहुत कम समय मर गए थे, तो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपना एक जो है संपूर्ण जीवन व्यतीत किया 1833 से लेकर के, और 1901 में जो है 1996 तक का जो टाइम पीरियड रहा है, उस समय तक उनका जीवन काल चला लगभग। तो ये जो बच्चों मुद्दा है ये क्या है कि जन्म जो उनका हुआ है 1833 में हुआ है, और जो है 1901 में नोबेल प्राइज की स्थापना की गई थी, हुआ था। अच्छा, जो ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, इन्होंने जो ये फिजिक्स में शोध करते हुए, आप केमिस्ट्री कह सकते हो, रसायन विज्ञान कह सकते हो, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चों? डायनामाइट ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। तो डायनामाइट जो है इसकी उन्होंने खोज की, और इसकी खोज करने के बाद जैसे इन्होंने शादी भी नहीं किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने शादी भी नहीं किया था, और अपना पूरा जीवन जो है शोध करने में, खोज करने में उन्होंने व्यतीत कर दिया, उन्होंने शादी भी नहीं की। इसके बाद आप देखोगे तो अपनी वसीयत में उन्होंने क्या लिखा कि जो उनकी समस्त वार्षिक आय है, उनका जो भी पैसा है, वो जो है पुरस्कारों की मदद में दान कर दी जाए। उन्होंने अपने विरासत में ये लिखा, उनकी जो पूंजी थी, उस पूंजी के बारे में उन्होंने ये लिखा कि मैंने अपने जीवन में जो भी कमाया है उस पैसे को, और उस पैसे से जो भी सरकार जो भी सरकार पैसा गेन करती है, जो उससे ब्याज प्राप्त करती है मेरे पैसों से, तो उन सभी पैसों को जो है विश्व में दान कर दिया जाए ऐसे व्यक्ति को जो सर्वोच्च हो, ऐसे व्यक्ति को जो अपने फील्ड में सबसे योग्य हो। तो आप देख सकते हो कि नोबेल प्राइज जो है, ये नोबेल प्राइज किसके द्वारा स्थापित किया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और ये किसको दिया जाएगा? जो अपने फील्ड का सर्वोच्च व्यक्ति होगा, राइट। और इसका जो है चुनाव होता है, एक कमिटी है, तो कमिटी अक्टूबर के महीने में हर एक विषय के जो सबसे योग्य व्यक्ति हैं उनका चुनाव करती है, और दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर को उस प्राइज का वितरण कर दिया जाता है। भाई आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बच्चों अगर हम यहां से आगे बढ़े तो जब इन्होंने शुरुआत की थी तो विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, तो विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अब विज्ञान में जैसे कि फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, विज्ञान में जैसे कि फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य यानी कि लिटरेचर, शांति और क्या है? अर्थशास्त्र। इन जो है विषयों में हम लोग नोबेल प्रदान करते हैं, इन विषयों में नोबेल प्रदान करते हैं। पहले नोबेल 5 विषय में कार्य के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको 6 विषय कर दिया गया, यानी कि आज जो है 6 विषय पर नोबेल प्राप्त होता है। आप इसके बाद देखोगे तो अर्थशास्त्र के लिए यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज है इसको सबसे बाद में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? 1967 से आरंभ किया गया है, यानी कि आज से लगभग भाई जो है करीब 33 साल वो और 22 साल ही, लगभग 55 साल पहले से अर्थशास्त्र का नोबेल शुरू किया गया। अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया। जब नोबेल प्राइज शुरू किया गया था तब इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर बाद में 1967 में इकोनॉमिक्स का भी यहां से प्राइज दिया जाना शुरू हो गया। आप यहां से आगे जाओगे, अच्छा यहां पर तो इन्होंने घोषणा की, लेकिन 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र दिया गया। 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र दिया गया, एक इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सॉरी मैं गलत बोल गया,
नोबेल पुरस्कार की समिति प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा करती है, लेकिन ये जो पुरस्कार का वितरण होता है वो 10 दिसंबर को होता है, क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। प्रत्येक पुरस्कार में अधिकतम 3 लोगों का नाम शामिल किया जा सकता है। मतलब कोई भी जो पुरस्कार होगा उसमें अधिकतम 3 लोगों का नाम शामिल हो सकता है। मतलब अगर मान लो कि अर्थशास्त्र का अगर नोबेल देना है तो उसमें हम अधिकतम 3 लोगों में उस हिस्से को बांट सकते हैं, और जो कमेटी होगी वो तय करेगी कि तीनों को बराबर बराबर पैसा देना है या एक को आधा दे देना है और 2 लोगों को आधा आधा देना है। ऐसा कमेटी तय कर सकती है। मतलब किसको कितनी राशि देनी है ये कमेटी तय करेगी। बच्चों आप यहां से आगे देखो तो जो है अब तक केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं, अब तक केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया है, अब तक केवल ऐसे 2 व्यक्ति हैं। और वो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो पहला है एरी एक्सेल कार्ल और एरी एक्सेल कार्ल फोल्डट। कार्ल फोल्डट इसको 1931 में नॉमिनेट किया गया था, सॉरी इसको 1931 में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया मरने के बाद। और दूसरा व्यक्ति है डैग हैमरशोल्ड, इसको 1961 में इनको पुरस्कार दिया गया। राइट, आप यहां से आगे बढ़ते हो तो नियम बन गया 1974 से नियम बन गया कि किसी भी मृत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वो चाहे कितना ही अच्छा काम किया हो उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। राइट, अच्छा सबसे कम उम्र में जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया है वो कौन प्राप्त किया है? लॉरेंस ब्रैग। कौन प्राप्त किया है? लॉरेंस ब्रैग पुरुषों में। और अगर आप महिलाओं में देखोगे तो महिलाओं में कौन आगे है? मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की हैं, आपको पता है कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई थी। राइट, तो मलाला यूसुफजई मात्र 17 साल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे छोटी एज की महिला हैं, सबसे कम उम्र की महिला हैं। आप यहां से आगे बढ़ो तो सबसे अधिक उम्र में किसको नोबेल मिला है? तो उसका नाम था लियोनिद हर्क्विज। नाम था लियोनिद हर्क्विज। और इनको वर्ष 90 में, इनको जो है 90 साल की अवस्था में इनको ये प्राइज मिला। अच्छा आपको एक बात और जानकारी होगी कि 2 वर्षों तक नोबेल पुरस्कार को नहीं दिया गया। और वो 2 वर्ष कौन कौन से थे? 3 वर्ष तक 1940 से लेकर 42 तक नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना, तो भैया यहां जो मैटर है हमारा कि भारत के अंदर नोबेल किस किस को मिला है। तो कई बार जैसे कि भारत में जो भी पर्सनालिटीज रही हैं जिनको नोबेल मिला है और जिनको अंतर्राष्ट्रीय इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो उनके बारे में आपको जानना चाहिए कि उन्होंने काम क्या किया और उन्हें नोबेल किस बात के लिए दिया गया। तो भाई देखो मेजर पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि सबसे पहले देखिए तो भाई आप किसी एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं, दूसरे सीवी रमन साहब हैं, तीसरे हरगोविंद खुराना साहब हैं, चौथे मदर टेरेसा हैं, 5वें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, 6वें जो हैं अमर्त्य सेन हैं, 7वें व्यक्ति हैं BS नायपॉल, 8वें व्यक्ति हैं वेंकट रमन रामकृष्ण, 9वें व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी, और जो 10वें व्यक्ति गांधी हैं, गांधी को लगभग 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन आप इसको नोबेल का दुर्भाग्य समझ लीजिए, नोबेल का दुर्भाग्य कि वह गांधी के खाते में नहीं आ सका। हमारे गांधी जो है नोबेल नहीं पा सके, इसमें गांधी का आप उनका कद कहीं से भी छोटा नहीं है। नोबेल का दुर्भाग्य है कि वो गांधी तक नहीं पहुंच सका। बात समझ रहे हैं आप विनोदवा? बात समझ रहे हो? देखो भाई मैटर ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो हैं इन्होंने किताब लिखी थी गीतांजलि, और उस गीतांजलि को जो एक वाईबी ईट्स जो है, वाईबी ईट्स एक अंग्रेज साहित्यकार थे, अंग्रेजी में साहित्य लिखा करते थे,
तो उन्होंने इस किताब का ट्रांसलेशन किया और उस ट्रांसलेशन को जो है उसकी प्रस्तावना उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो उनकी इस किताब के लिए, रविंद्रनाथ की इस किताब के लिए, गीतांजलि के लिए, उनको 1913 में जो है ये अवार्ड मिला। आप यहां से आगे आते हो तो सीवी रमन साहब हैं। सीवी रमन को 1930 में मिला फिजिक्स का अवार्ड, और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। अब तुम मुझसे ये उम्मीद मत करना कि रमन प्रभाव को मैं यहां पर एक्सप्लेन करूं, मेरे बस की बात नहीं है। इतना बड़ा साइंटिस्ट क्या खोज रहा है भाई, वो मेरे अवकाश से बाहर की चीज है, मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन कितना काम किया उन्होंने, टूटी फूटी यहाँ वहाँ चीजें मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इतनी बड़ी शोध की, तो वो शोध मेरी समझ से बाहर है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता भैया, वेरी फ्रैंकली, टू बी ऑनेस्ट। दूसरा है, नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना साहब, और हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल। जो कृत्रिम जीन का मतलब होता है कि लैबोरेटरी में बनाया गया जीन, तो उस पर आपने काम किया था हरगोविंद खुराना ने, और इसके लिए आपको जो है वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आप जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में। जो मदर टेरेसा हैं, मूल रूप से इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। अल्बानिया एक यूरोपियन राष्ट्र है, तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। आप जितनी बातें बताता हूँ, जैसे अल्बानिया ये पूछा गया कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको जानना चाहिए। तो अल्बानिया में हुआ था, और मदर टेरेसा भारत में रह करके जो है इन्होंने गरीबों की बहुत सेवा की। तो समाज सेवा, जो समाज संबंधी सेवा है, इन कार्यों के लिए मदर टेरेसा को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप यहां से आगे बढ़ो तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, मदर टेरेसा के बाद इनको दिया गया वर्ष 1983 में। और इनकी खोज क्या थी? इनकी खोज थी चंद्रशेखर सीमा, फिजिक्स के लिए, तो इनको अवार्ड दिया गया। चंद्रशेखर सीमा जो है इन्होंने खोजा था, और इसके लिए इनको फिजिक्स का अवार्ड 1983 में दिया गया। इसके बाद जो है बच्चों, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने जो है कल्याणकारी का मतलब, इन्होंने इकोनॉमिक्स पर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया कि जिससे जो देश है वो अधिकतम लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर सके, यानी कि अधिकतम जो सरकार है वो ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाए जिससे अधिकतम लोगों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके लिए अमर्त्य सेन साहब को वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहां से आगे देखोगे तो वी.एस. नायपॉल एक साहित्यकार हैं, और इनकी एक पुस्तक है, संभवतः देखो ध्यान नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको ढूंढ के कमेंट में बता दूंगा, लिंक में शेयर कर दूंगा। वैसे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लाइफ ऑफ पाई है शायद, ऐसी कुछ किताब इनकी लाइफ ऑफ पाई है। हाँ, तो लाइफ ऑफ पाई ही है शायद, संभवतः, मैक्सिमम, जहां तक बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो ये लाइफ ऑफ पाई जो है 2001 में इसके को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप यहां से आगे बढ़ोगे तो वेंकट रमन रामकृष्ण थे। तो इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे इजराइल के। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से प्रोटीन का निर्माण करने वाली राइबोसोम्स की रचना इन्होंने खोजी थी। तो इसके लिए इनको वर्ष 2009 में चिकित्सा का अवार्ड दिया गया। चिकित्सा का मतलब जो है बायोलॉजी आप कह सकते हो, चिकित्सा का नोबेल दिया गया। इसके बाद आप देखिए कैलाश सत्यार्थी साहब हैं। कैलाश सत्यार्थी साहब एनजीओ चलाते हैं, छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी साहब को जो है 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ, ये पाकिस्तान की शिक्षाविद हैं, मतलब शिक्षाविद तो नहीं है लेकिन शिक्षा के लिए लड़ने वाली एक जो क्रांतिकारी हैं, तो इन्होंने महिला शिक्षा की बात की थी। तो इसके लिए इन लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2014 में। और हमारे महात्मा गांधी साहब हैं, तो साहब थे, तो महात्मा गांधी जो हैं इनको 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक भी बार इनको नोबेल प्राप्त नहीं हो पाया। अभी जो लेटेस्ट नोबेल है, ये नोबेल प्राइज रहा है 2021 का, इसके लिस्ट मैं जल्द ही आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आपको मैं इनके लिस्ट बना करके दे दूंगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को वॉच किया, इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, कल क्लास में इसकी चर्चा होगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।